Today we are going to start our next chapter, that is the reproductive health. In the previous lecture of human reproduction, we studied about the different organs present in the human for the reproduction and their functions. तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में. जब भी वर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या, अगर इसको आप ब्रेक करो तो मतलब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना, या यूँ कह सकते हो कि टू बिकम हेल्दी इन द फील्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव एरिया, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हेल्दी होना, ऐसे भी कह सकते हो. तो यहाँ पे इनका हेल्दी होना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज वी वांट अ हेल्दी सोसाइटी. हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए हमें रिप्रोडक्टिव के सभी एरिया के अंदर हेल्दी होना पड़ेगा. यहाँ पर सिर्फ रिप्रोडक्शन के सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से मतलब नहीं होता है. रिप्रोडक्शन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे सोशल होता है, इमोशनल होता है. तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमें एड्रेस करना है और उन्हें समझना है कि जिसके कारण सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, और उन्हें प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए हमें क्या एफर्ट्स करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स कर रही है. तो इस चैप्टर को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्राइम्स डेवलप होते जा रहे हैं, नए नए इश्यूज आते जा रहे हैं. तो धीरे धीरे उनके अंदर सुधार की तरफ हमें बढ़ना है और उनको समझने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है. तो सबसे पहले यहाँ पर एक डेफिनेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो दी है. WHO के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल वेलबींग ऑफ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे सिर्फ फिजिकल इशू ही नहीं है. फिजिकल इशू से मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. दूसरा इमोशनल, तो ह्यूमन इज इमोशनल बीइंग आप कह सकते हो. तो इमोशनल इशू भी एड्रेस करना होता है, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं रिप्रोडक्शन के साथ में. बिहेवियर इशू भी ज़रूरी है, क्योंकि जो ह्यूमन का बिहेवियर है यहाँ पर रिप्रोडक्शन के साथ साथ उसका जो बिहेवियर होता है वो भी बैलेंस होना चाहिए. बिहेवियरली उसको बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट एजेस के अंदर ह्यूमन जो होता है उसका बिहेवियर बदलता है, बट ही शुड मेंटेन हिज बिहेवियर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन. और सोशल, तो सोशली भी उसको अपने आप को सोसाइटी के अंदर भी उसको हेल्दी रखना होगा, वेल बीइंग रखना होगा, तब जाके हम मानेंगे कि इट इज़ द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. So according to the WHO, what is the definition? It is complete या total well-being of the physical, emotional, behavior and social aspects related to the reproduction. इन सब का हेल्दी होना ज़रूरी माना जाता है. अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या क्या हमें स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए. तो आज के चैप्टर एक तरह का हम जो क्लास कर रहे हैं, दिस इज़ वन टाइप ऑफ इंट्रोडक्टरी क्लास. तो इंडिया के अंदर इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी. 1951 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है फैमिली प्लानिंग. तो शुरुआत में इसके गोल्स जो थे, सोशल गोल्स, यही था कि कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ द फैमिली को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसके अंदर हेल्दी लाइफ को रख सकते हैं. तो ये शुरुआत में वर्ल्ड के अंदर जो स्टार्ट हो रहे थे उसमें इंडिया भी सबसे आगे ही था, और इंडिया ने भी लॉन्च किया था अपना प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग. धीरे धीरे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आते गए और आगे चलकर एक वाइडर प्रोग्राम आया था जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. RCH की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. तो इसके बाद ये प्रोग्राम आया था RCH प्रोग्राम जो था वो ब्रॉडर प्रोग्राम था, जिसके अंदर डिफरेंट इश्यूज़ को एड्रेस किया गया था. बिकॉज ऑफ द देयर आर मैनी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज इन द इंडिया. तो उनको किस तरह से हम एड्रेस करें, किस तरह से सॉल्व करें. तो यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे टास्क इंक्लूड थे. तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स थे. तो इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले सबसे ज़रूरी होता है कि अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना. अवेयर किसके लिए करना? रिप्रोडक्शन रिलेटेड इशू के लिए उनको अवेयर करना. अवेयर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पर कुछ
हम मीडियम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले दे रखा है ऑडियो विजुअल मीडियम। ऑडियो विजुअल क्या हो सकता है? ऑडियो विजुअल का मतलब होता है जैसे आप जिसको देख सकते हो और सुन सकते हो, जैसे टीवी हो गया, टेलीविज़न के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम शो करना, उसके बाद कोई मान लो प्रोजेक्टर के ऊपर भी आप पर्टिकुलर प्रोग्राम को गांव में जाके दिखा सकते हो जिससे लोगों में अवेयरनेस आए। उसके बाद प्रिंट मीडिया में क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर हो गए, उसके बाद मैगजीन्स हो गए, जिससे कि लोगों को अवेयर करना, पैम्पलेट बांटना प्रिंट फॉर्म में। उसके बाद गवर्नमेंट NGO ये भी अलग अलग तरह से घर घर जाके या डिफरेंट स्लोगन के थ्रू या अलग अलग तरीके से वो लोगों को अवेयर करते हैं। साथ ही पेरेंट्स का रोल, टीचर्स का रोल, फ्रेंड्स का रोल, इनका भी रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि लोगों को अधिक से अधिक अवेयर करना रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो ये हो गया एक तो अवेयरनेस, पहले तो अवेयरनेस करना, लोगों को जगाना कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। उसके बाद आता है स्कूल लेवल पर सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि आज के समय में जो यूथ है वो बहुत ही डाइवर्ट होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से मिथ्स हैं और मिथ्स के कारण डाइवर्ट होने के चांसेस बढ़ता है, और डाइवर्ट होने के कारण वो डिजीज़ के चांसेस भी बढ़ सकते हैं और क्राइम के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को देना ज़रूरी है। इसके थ्रू यूथ के अंदर हम उसको अवेयर कर सकते हैं। साथ ही सेक्स एजुकेशन इज़ नॉट ओनली फॉर द यूथ बट आल्सो एल्डर पीपल, एडोलसेंट पीपल can also understand the concepts of the reproduction and they can be prevented from the sexually transmitted disease। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल को प्रॉपरली समझ सकते हैं, हाइजेनिक कंडीशन को फीमेल मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, एबॉर्शन को रोकने के लिए। कई लोग इनफर्टिलिटी फेस करते हैं, प्रेगनेंसी में भी कई सारे लोग इशू फेस करते हैं, उन सारे इश्यूज़ को प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू कवर किया जा सकता है। देन लोगों को एजुकेट करना, और एजुकेट के अंदर स्पेशली जो कपल्स हैं, जो मैरिजेबल ग्रुप में होते हैं, जो शादी होने वाली है या जिनकी शादी हो चुकी है, उनको स्पेशली काउंसलिंग करना, एजुकेट करना। फॉर व्हाट? तो उनको एजुकेट करना फॉर द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए उनको गाइड करना। साथ ही प्रेगनेंसी के टाइम के पहले मदर केयर, पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट नेटल बेबी केयर, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी कपल को बताना। साथ ही मेल फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करना, ताकि वहाँ पर फीमेल फिटिसाइड को भी रोका जा सके। तो काउंसलिंग ऑफ कपल ये भी बहुत ही ज़रूरी माना जाएगा, ताकि बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उनको हम प्रॉपरली एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा है क्राइम्स को रोकना। आज के समय में सेक्स रिलेटेड क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, फिटिसाइड्स, रेप्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर उनको रोकने के लिए लोगों को गाइड करना, अवेयर करना। तो ये सारी जो चीज़ें थी ऊपर की अभी तक हमने देखा, तो इसमें हमने क्या किया? सिर्फ बात की, भाई ये करो वो करो। तो इससे क्या काम हो जाएगा? नहीं, सिर्फ बात करने से काम नहीं हो जाएगा। बात करने से काम हो जाता तो फिर ज़रूरत ही नहीं थी बाकी इन्वेस्ट करने की। तो बात आती है इनको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर चाहिए, मेडिकल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, गांव-गांव, शहर-शहर में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज चाहिए, हमें एक्सपर्टाइज चाहिए इस फील्ड के, और साथ ही मतलब कहने का मतलब डॉक्टर्स, नर्स, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए। उसके बाद मटेरियल सपोर्ट चाहिए, जैसे कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फीमेल के लिए सैनिटरी पैड्स हो गए, डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए, उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारी चीज़ें मटेरियल के रूप में चाहिए। साथ ही यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट टाइम टू टाइम चाहिए, केयर चाहिए, लोगों की टाइम टू टाइम उनकी केयर चाहिए, तब जाके हम मानेंगे कि रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी बनने जा रही है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोगों में अवेयरनेस, सेक्स एजुकेशन, काउंसलिंग, एजुकेशन, क्राइम को रोकने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को समझा सकते हैं, लेकिन साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करके लोगों को हम प्रॉपरली डायरेक्शन के अंदर हेल्प कर सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं, सो दैट हमारा गोल वही है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन करना, बनाना। उसके बाद यहाँ पर एक इसी के अंदर हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। कई बार ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक तो क्या है वो समझो, और इसमें प्रॉब्लम क्या है वो समझो। एमनियोसेंटेसिस
एक मेडिकल प्रोसीजर है। दिस इज अ मेडिकल प्रोसीजर टू स्टडी द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट इन द डेवलपिंग फीटस। मान लो कोई पेरेंट्स हैं जिनका पहला जो बेबी जो है, अगर वो मान लो क्रोमोसोमली डिफेक्ट है, अब वो समझते हैं कि मान लो नेक्स्ट बेबी होगा, हम उसको अगर कंटिन्यू करें या ना करें, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वहाँ से वो गाइडेंस ले सकते हैं, वो एमनियोसेंटेसिस की तरफ जा सकते हैं। और एमनियोसेंटेसिस के अंदर समझ लो इसका जो डेफिनेशन या प्रोसेस जो मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ अ मेडिकल प्रोसेस इन विच एमनियोटिक फ्लूइड, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एमनियोटिक फ्लूइड जो फीटस के चारों तरफ यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इट इज़ टेकन आउटसाइड एंड it is studied because it contains fetal cells and some dissolved substance, and this information will be helpful to know that is there any chromosomal abnormalities, कोई chromosomal या genetic disorder तो नहीं है, like डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, सो देयर इज चांसेस ऑफ एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो यहाँ पर ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेडिकल प्रोसीजर है विच इज़ यूजफुल टू फाइंड आउट द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज बाय यूजिंग द एमनियोटिक फ्लूइड जो फिटस के विच इज़ प्रेजेंट अराउंड द डेवलपिंग फिटस। सो ये इसके बारे में हो गया। लेकिन वास्तविकता क्या होता है, इट इज़ आल्सो यूज फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी मेल है, लड़का होगा या लड़की होगी, उसको पता करने के लिए भी एमनियोसेंटेसिस का यूज़ किया जाता है। इसलिए आज के समय में गवर्नमेंट ने इस पर कोर्ट ने स्टेचुरी मतलब कोर्ट ने बैन लगा रखा है, स्टेचुरी बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस पर गवर्नमेंट ने स्टेचुरी बैन लगाया क्योंकि इसके कारण क्या बढ़ रहा था, इट वॉज कॉजिंग द फीमेल फिटिसाइड। इसके कारण फीमेल फिटिसाइड बढ़ रहा था और इसके कारण गवर्नमेंट ने इस पर स्टेचुरी बैन लगा दिया है कि ये अलाउ नहीं है फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये प्रोसेस अलाउ नहीं है। तो ये इसको रोक कर भी हम हेल्दी सोसाइटी को बना सकते हैं, फीमेल फिटिसाइड को रोक सकते हैं। उसके अलावा चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, बच्चों के अंदर टीकाकरण करवाना, टाइम टू टाइम उनको इम्यूनाइज करना, जिससे कि हम डेथ रेट मोर्टेलिटी को भी हम कम कर सकते हैं। ये कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दे, साथ ही जो प्रोग्राम जिसके कारण फिटिसाइड होता है उसको रोकना, इम्यूनाइजेशन को बढ़ाना, और साथ ही आज के समय में लॉट्स ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन इन द रिप्रोडक्टिव फील्ड। तो यहाँ पर फीमेल के लिए एक ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तैयार की गई है जिसका नाम है सहेली। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट। इट इज़ ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर द फीमेल। और ये किसने डिस्कवर की थी, ये आपको याद रखना है, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। CDRI की फुल फॉर्म और कहाँ पे, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन द लखनऊ, उसने सहेली को डेवलप किया था। तो ओवरऑल हम ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के थ्रू हम क्या अचीव करेंगे, तो इससे अचीव क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन द मोर्टेलिटी ऑफ मदर और यू कैन से फीमेल एंड द चिल्ड्रन। तो जो नए बॉर्न होते हैं उनकी मोर्टेलिटी को रोका जा सकता है। देन हाइजीनिक प्रैक्टिस कैन बी इंक्रीज्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द मेल एंड फीमेल को बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके बाद ओवरऑल देखें तो सोसाइटी के अंदर क्राइम्स को भी रिड्यूस किया जा सकता है। वी कैन अवेयर द पीपल एंड फाइनली आवर अल्टीमेट गोल इज द to create the reproductively healthy society. So by using this RCH program we can continue improving our society and finally we will create a one healthy society. So it was about some problems and strategy. यहाँ पर प्रॉब्लम की बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटेजी जो देखी, एक एमनियोसेंटेसिस ये भी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, जिसके कारण आज के समय में सेक्स डिटर्मिनेशन करके फीमेल फिटिसाइड कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस इंट्रोडक्टरी लेक्चर। थैंक यू।